स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में सांसद वरुण गांधी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर दोषियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वरुण गांधी ने डीजीपी को पत्र में लिखा है कि संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में जघन्य आपराधिक घटना हुई है। एफआईआर होने के 3 दिन बाद भी दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आगे लिखा है कि इस मामले में पुलिस की ठीक कार्रवाई नहीं हो रही है। मामले को शुरू से ही दबाने की कोशिश होती दिख रही है। पुलिस ने लापरवाही भी बरती है। ये बहुत शर्मनाक और दुखद है। आपको बता दें कि थाना बरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 साल की छात्रा घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी। उसके साथ दरिंदों ने दिन दहाड़े सामूहिक दुष्कर्म किया और गला दबाकर छात्रा को मौत के घाट भी उतार दिया था। ये कोई पहला मामला नहीं है जब सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई दिए हों। इसके पहले भी सांसद वरुण गांधी के बागी तेवर सामने आ चुके हैं। तो वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, पीलीभीत में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया था और इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन वरुण गांधी ने डीजीपी को पत्र लिखा है और ये साफ तौर पर कहा है कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। शुरू से ही पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये जानकारी भी आपको दे दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हों। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें वो खुलकर अपनी नाराजगी जताते हैं, वो खुलकर अपनी ही सरकार की शिकायत करते हुए नजर आते हैं। यानी उनके जो बागी तेवर हैं वो समय समय पर जरूर नजर आते हैं। और अब एक बार फिर से, चूंकि ये उनके ही संसदीय क्षेत्र का मामला है, तो उन्होंने इस मामले को कोर्ट करते हुए डीजीपी को पत्र लिखा है और उस पत्र में साफ तौर पर कहा है कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। और अब आगे देखेंगे विजय तिलक। विजय तिलक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में नई जान फूंकने में जुटी कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी बुधवार को चित्रकूट के दौरे पर जाने वाली हैं। चित्रकूट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल महिलाओं के साथ शक्ति संवाद करेंगी। कल दोपहर 12 बजे चित्रकूट घाट पर ये शक्ति संवाद होगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को लाने की तैयारी है। दरअसल प्रियंका गांधी यूपी चुनाव के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया है। इसी के तहत कांग्रेस ने शक्ति संवाद का आयोजन किया है। वहीं प्रियंका गांधी चित्रकूट में मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर और फिर कामता नाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। उधर गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें 22 नवंबर को लखनऊ चलो का नारा दिया गया है। साथ ही इसमें लिखा गया है कि सीएम किसान लखनऊ आ रहे हैं। पोस्टर पर सीएम की फोटो भी लगी है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत होनी है और इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम योगी जी को बताकर उनके घर पर जाना चाहते हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री ये बताना तो पड़ेगा। वहाँ उस दिन अपना अधिकारी रहेंगे, लोग मीटिंग भी करेंगे। लोग भाई, प्रदेश बड़ा प्रदेश है, दूर से लोग जाएंगे, उनकी समस्या होगी। नहीं, पोस्टर वार की शुरुआत है भाई। जहाँ जाएंगे, जिसके घर पर जा रहे उसे बताना तो पड़ेगा भाई। हम आने लग रहे, अपना वो भी इंतजाम रखेगा, अधिकारी को बुलाओगा, किसानों की क्या क्या समस्या होगी वे बताओगे। खरीद पे बात होगी, अजय टेनी पे बात होगी, उसकी गिरफ्तारी पे बात होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भदोही दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कि यूपी की सड़कें चमचमा रही हैं। इस दौरान जब भदोही की सड़कों के बारे में मीडिया ने सवाल पूछा तो केशव प्रसाद नाराज हो गए और पिछली सरकारों को कोसते हुए 2017 के बाद योगी सरकार की ओर से सड़कों को लेकर किए गए काम के बखान करने लगे। वहीं सपा ने केशव प्रसाद के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इनका काम सिर्फ फाइलों में ही दिखाई देता है। सड़कें दी गई और उनको चमाचम सड़कों के रूप में परिवर्तित करने का काम हुआ है और हो रहा है। 15 साल में जो नहीं किया गया उससे ज़्यादा काम 4.5 साल 2017 में गड्ढे युक्त सड़कें दी गई।
और उनको चमाचम सड़कों के रूप में परिवर्तित करने का काम हुआ है और हो रहा है। 15 साल में जो नहीं किया गया उससे ज़्यादा काम 4.5 साल। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर यूपी को बड़ी सौगात दी। सुल्तानपुर के दौरे पर पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री योगी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा तमाम मंत्री, नेता और सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी भी मौजूद रही। ये 5 तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पीएम मोदी वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी उद्घाटन स्थल के मंच पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। फिर सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यूपी के विकास से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर एयर शो से वायु वीरों ने अपना दम दिखाया। इसे हम आगे विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। वायुसेना के मिराज 2000 विमान ने सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उड़ान भरी। लड़ाकू विमान मिराज के बाद AN-32 विमान की लैंडिंग हुई, जिसमें से गरुण कमांडो उतरते दिखे। इसके बाद मिराज, जगुआर, सुखोई ने एक साथ फ्लाई पास्ट किया। देवियों एवं सज्जनों, आपके सामने से अभी उड़ान भरी इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने। तो देखिए, आज ये जो तीनों तस्वीरें हैं, ये तीनों तस्वीरें भारत को गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ दुश्मनों के दांत खट्टी कर देने वाली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से भारत ने साबित कर दिया कि बदलता हुआ भारत है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं मिराज, सुखोई और जगुआर की आसमान में कलाबाजियां और करतब, जिससे आसमान पूरा इलाका थर्रा उठा। जिसके पायलट हैं भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक संभाला और विकासवाद बनाम परिवारवाद की हुंकार भरी, तो फिर विरोधियों पर निशाना साधते चले गए। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने और यूपी की जनता के साथ नाइंसाफी का आरोप लगा दिया। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। वहीं पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता नहीं देख पा रहे, और जो सफलता नहीं देख पा रहे वो इसे पचा कैसे पाएंगे। आगे पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे में उनका विचलित होना स्वाभाविक है। साथियों, डबल इंजन की सरकार के जब ऐसे डबल लाभ मिलते हैं तो उन लोगों का, मैं देख रहा हूं, आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। उनका विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं
वो सफलता पचा कैसे पाएंगे? वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने यूपी में एक लंबा दौर देखा है जहां परिवारवाद ने यहां विकास पर ब्रेक लगा दिया। 2014 से पहले दिल्ली से लखनऊ तक परिवारवाद का दबदबा दिखा। यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के बड़े बड़े बयान दिए, सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। इन परिस्थितियों में ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में हर तरफ अव्यवस्था थी, ना तो मेडिकल और ना ही बिजली की व्यवस्था थी। यही नहीं, सड़कों पर राहजनी ज्यादा होती थी। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी? याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राह जनी करने वाले जेल में हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहाँ के लोगों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। दर सुल्तानपुर में आज जहां पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दे रहे थे, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्वांचल की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। कलाकार ढोल की थाप में जमकर झूमे और नाच गाना किया। रंगारंग कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया।
दौरे के दौरान जेपी नड्डा बंगाली समाज के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में नड्डा ने बंगाली समुदाय के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। आप आशीर्वाद बनाए रखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और बंगाल के लोगों का जो डिमांड है, उनकी जो मांगे हैं, उसको मुख्य धारा में शामिल करते हुए आगे बढ़ाना हमारा काम है। हम जरूर करेंगे ये हमारा। 12,000 किलोमीटर बराबर के 4 धाम को जोड़ा गया है। 889 किलोमीटर की सड़क बन रही है। चारों धाम को जोड़ा गया। मोदी जी इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा ये वीरों की भूमि है, यहाँ अगर 4 धाम बन रहा है तो सैन्य धाम भी बनना चाहिए और वीरों को याद करना चाहिए। हरिद्वार में और हल्द्वानी में दोनों में रिंग रोड का काम चल पड़ा है ताकि टूरिस्ट बाहर से डाइवर्ट हो जाए, इसका काम चल पड़ा है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम के तहत 3,340 करोड़ रुपए और लगभग 55,000 लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। इसके लिए मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मोदी जी ने किस तरीके से स्कीम को आगे बढ़ाया है इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आपको ऋषिकेश नहीं जाना पड़ेगा, आपको रुड़की नहीं जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। रुद्रपुर दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने शहीदों को याद किया। नड्डा ने शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों से भी मुलाकात की। जेपी नड्डा आज रुद्रपुर में मौजूद रहे। न सिर्फ यहां से उन्होंने चुनावी बिगुल आज बजा दिया, विरोधियों पर निशाना साधा, तो वहीं शहीदों को भी नमन किया। शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में पदयात्रा निकाली। हरीश रावत ने सबसे पहले टिबड़ी में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। पदयात्रा के दौरान हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। और राजनीतिक संदेश ये है कि देश में भी और राज्य में भी महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आम जन की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। उसके खिलाफ हम एक रचनात्मक भाव से तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के अपना आक्रोश व्यक्त करना। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन मनीष सिसोदिया ने देहरादून में बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिसोदिया ने व्यापारियों से बातचीत की, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार कर रहे व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान सिसोदिया ने व्यापारियों के सामने दिल्ली सरकार का मॉडल रखा। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के हितों के लिए क्या क्या काम किए हैं। उत्तराखंड के व्यापारियों से चर्चा की कि किस तरह से उत्तराखंड में वो संभावनाएं हैं कि उत्तराखंड का व्यापारी न सिर्फ अपनी तरक्की कर सकता है बल्कि पूरे उत्तराखंड की तरक्की में भागीदार बन सकता है। यहाँ पर्यटन में, आध्यात्मिक पर्यटन में, रिलीजियस के अलावा एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिज्म में, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन सब में इतनी संभावनाएं हैं कि व्यापारी बहुत तरक्की कर सकता है यहाँ का और उसके माध्यम से एक आम आदमी की खूब तरक्की हो सकती है। लेकिन उसका रोड मैप बनाना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिटिकल विजन तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए ऐसी सरकार लानी पड़ेगी जिसमें पॉलिटिकल विल हो, उसके पास पॉलिटिकल विजन हो इस चीज़ का काम करने का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके पूरे ढांचे पे काम करेगी। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 6-7 साल में काम करके व्यापारियों से चर्चा कर करके, अलग अलग सेक्टर के व्यापारियों से चर्चा कर करके दिल्ली का जो GSDP है वो बहुत मेहनत करके 11 से 12% पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे को लेकर हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा कि पहाड़ पर वोट कटवा पार्टी के लिए कोई जगह नहीं। अभी कुछ दिन उनको उत्तराखंड के गाढ़ गधेरों
का अनुभव लेने दीजिए, अच्छी बात है। हम किसी पार्टी के आगमन पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, इस समय जो भी पार्टी वोट कटुआ के तौर पर काम करेगी, उस पार्टी को लोग लंबे समय तक दंडित करेंगे। और इस समय कोई भी तीसरी पार्टी जो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को लाभ पहुंचा रही है, वो जनता को स्वीकार्य नहीं है। चुनावी मौसम में उत्तराखंड में नियुक्तियों का मामला गर्मा गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और भाजपा के नेताओं के बीच इसे लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। हरीश रावत ने एक बार फिर से ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिन पदों को निकाला गया था और कई पदों में परीक्षाएं भी हुई, उन सबको अपने आंकड़ों में शामिल करवाकर कुछ भाजपाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। धर्म को खटास के लिए इस्तेमाल करती है, समाज में खटास पैदा करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए। हम धर्म को अपनी व्यक्तिगत आस्था और ईश्वर के साथ अपने तारतम्य को स्थापित करने के लिए करते हैं। हमारा और उनका मकसद अलग अलग है। उनका मकसद है समाज में विद्वेष फैलाना। और चुनावी मौसम में महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ रही है। टिहरी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय टिकटों में महिलाओं को 40% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। किशोर उपाध्याय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों से 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए। प्रेक्षक जी से कहा है कि वो अपने साथियों के साथ और हाईकमान से बात करके, और मैं इस पक्ष में हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो कहा है, मैंने तो बल्कि 2017 के चुनाव में कहा था कि हम लोगों को एक बार ये कोशिश करनी चाहिए या एक नई धारा यहाँ से जो है बनानी चाहिए राजनीति की, कि एक बार पूरी विधानसभा और पूरी सरकार अपनी बहनों जो अब अच्छे ढंग से घर चला सकती हैं, और उत्तराखंड वैसे भी नारी विमर्श का जो है उद्गम स्थल रहा है, एक बार 70 के 70 सीटों पर लड़वा दीजिए, उनकी सरकार बने, और जिस तरह से वो अच्छे तरह से घर चला सकती हैं वो प्रदेश को भी चला सकती हैं।